Starting with the first lecture of today, that is bookkeeping. ठीक है? Turning towards our topic, now listen carefully. 12th का BK is much simpler than 11th. 11th के BK में प्रॉब्लम क्या हुआ था बताता हूँ आपको. Keep quiet. इंटरेस्टिंग है 12th का BK. इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप फर्म. आपने जो पहले पढ़ा 11th में जो पढ़ा था वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न था. 11th के पढ़ाई में यूजुअली प्रॉब्लम क्या हुआ बहुत लोगों को कि कुछ लोगों ने लेट एडमिशन लिया था, कुछ लोगों का जर्नल पार्ट छूट गया था, आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन. ना हम इधर के थे ना हम उधर के थे, है ना, ज़्यादातर ऑनलाइन. हाँ भाई, अब तुम्हें 12th में आना है. क्या बात है यार. आज का डेट बता दे उसको. डेट पूछ रहा हूँ. आज का डेट पूछ रहा है वो. ओके फाइन. सो 12th का जो है दैट इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप. ना फर्क क्या है, ज़्यादा नहीं है. जर्नल एंट्रीज इसमें भी हैं, बट वो वाली जर्नल एंट्रीज ने जो आपने ट्रेड डिस्काउंट सीखा था, कैश डिस्काउंट सीखा था, उतना हाई फाई लेवल पे नहीं है. इनफैक्ट बहुत सिंपल है. ओके, कुछ बोलते ना रट्टे मारे हुए एक तरफ से एंट्रीज हैं जो आपको वही पास करनी है. ओके, सिंपल से एंट्रीज है, बहुत सिंपल एंट्रीज है. क्लियर. ऑलमोस्ट मैं आपको बोलूँ 3 से 4 चैप्टर्स ऐसे ना जिसमें एक ही जैसे अकाउंट बनेंगे. फॉर एग्जांपल जो मेरे टॉपिक्स है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पोर्शन डिवाइडेड है थोड़ा सा. अच्छा लिसन. अरे बाबा, जैसे जैसे मेरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा मैं एक टॉपिक उठाते जाऊंगा. अच्छा, मेरे को पहला टॉपिक तो चालू करने देगा. Now, first topic would be reconstitution of partnership. Reconstitution of partnership के अंडर में 3 टॉपिक है. The one is admission of partners, second is retirement of partner, and third is death of partner. मतलब क्या है इसका? पार्टनरशिप फर्म चल रहा है. पार्टनरशिप फर्म मतलब ऑब्वियस है, इट इज गवर्नड एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, जहाँ पे एक से ज़्यादा ओनर है, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं. क्लियर. आपने लास्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ा था. नाउ ये पार्टनर्स जब बिजनेस चलाते हैं उनकी जो अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है वो आपको सीखेंगे इस साल में. नाउ ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि पहले 2 पार्टनर थे, फिर एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में. दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स. जब एक नए पार्टनर को आप अपने पार्टनरशिप में लेते हो. सेकेंड टॉपिक वुड बी लाइक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जहाँ पे ऑलरेडी 3 या 4 पार्टनर पहले से बिजनेस चला रहे हैं और एक पार्टनर बोल रहा है भाई टाटा बाय बाय, मेरे को जाने दो. ठीक है, तो उसको सेंड ऑफ करेंगे हम यहाँ से. तीसरा टॉपिक वुड बी डेथ ऑफ पार्टनर. नो, व्हाट इफ कोई पार्टनर मर गया. मौत तो अचानक में भाई किसकी कभी भी हो सकती है. रिटायरमेंट तो हमारी मर्जी से हमको कब जाना बाहर, एंड मरना तो इज लाइक ऊपर से, राइट, डिसाइडेड है कि आपको कब यहाँ को दुनिया को टाटा बाय बाय बोलना है. So let's start with the first topic. Listen, आपको एक टॉपिक मिलेगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन मतलब जहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो रहा है, कोई पार्टनर छोड़ के नहीं जा रहा है, बट पूरा बिजनेस ही हम बंद करेंगे. उसकी अकाउंटिंग सीखनी है. नेक्स्ट, द मोस्ट फेवरेट, ये आपका फाइनल अकाउंट जो आपने लास्ट ईयर में पढ़ा था, दैट वाज सोल ट्रेडिंग. बट अभी जो सीखोगे पार्टनरशिप. एडजस्टमेंट्स वही हैं, वही आउटस्टैंडिंग, वही प्रीपेड्स, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट वही होंगे, डेप्रिसिएशन, आरडीडी सब वही होंगे. फ़र्क क्या है, यहाँ पे हम क्या क्या अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे. यहाँ पे एक ऐड होगा पार्टनर्स कैपिटल, बस इतना ही फ़र्क है. यहाँ पे हम बैलेंस शीट में एक ही जगह पे पूरा कैपिटल लिख देते थे,
उसके अंदर ड्राइंग्स माइनस करते थे, एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे, और फिर हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट ऐड करते थे। ये सब पूरा खिचड़ी बैलेंस शीट में ना दिखा के उसको मैं एक अकाउंट में दिखाऊंगा, इतना ही फ़र्क है, ठीक है, वो सिंपल है। देन उसके बाद में आता है, अगर अकाउंटिंग आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे हो जो नॉन प्रॉफिट है, मतलब समाज सेवक संस्थाएं जो बिजनेस नहीं करते, एनजीओ जिसको आप नॉर्मली कहते हो, या कोई हॉस्पिटल का अकाउंटिंग हो, किसी डॉक्टर के क्लिनिक का अकाउंटिंग हो सकता है, किसी स्पोर्ट्स क्लब का अकाउंटिंग हो सकता है, वो थोड़ा सा अलग पैटर्न में जाता है, बट दैट इज अगेन लिंक्ड विद योर फाइनल अकाउंट, ऑलमोस्ट सेम एंट्रीज होंगी। क्लियर? फिर एक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी सिंगल एंट्री कहते हैं। हम जो कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं उसको डबल एंट्री कॉन्सेप्ट कहते हैं। आपको लास्ट ईयर में समझाया था डबल एंट्री का कंसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे एक डेबिट है वहाँ पे एक क्रेडिट भी होगा, राइट है ना। अगर मैं किसी को मारता हूँ, उसको तो लगा बट मेरे हाथ में भी थोड़ा तो दर्द होगा, तो दैट इज डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। बट बात करेंगे सिंगल एंट्री का, सिंगल एंट्री कंसेप्ट का अगर हम बात करें तो इट वुड बी वन साइड इफेक्ट। अब ये जो दुकानदार है अपने जनरल स्टोर वाले, ये अपने पान वाला, अगर ग्रेजुएट होता, एमबीए पान वाला, एमबीए करके लोग चाय वाला बन जाते हैं, इंजीनियरिंग करके लोग भाव वड़ा पाव बेचते हैं, दोज ओनर्स आर द इंजीनियर्स बेसिकली, ओके। तो सिंपल से कहने का मतलब भाई उनका बिजनेस है, उनकी मर्जी, राइट। बट ये जो किराने वाले हैं जो नॉर्मली इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपना हिसाब किताब कैसे मेंटेन करते हैं, एक छोटा सा बुक होता है, उसमें रख देते हैं चावल इतना किलो, गेहूँ इतना किलो, शक्कर इतना किलो, और वो उठा के फाइनली किसको दे देते, सीए को, ले भाई तू झेल अब। तो सीए का जो काम है उसका काम होगा कि ऐसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से उसका प्रॉफिट निकाल के देना, दैट वुड बी सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा आपके जो बाकी टॉपिक्स हैं, इसमें क्या आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जर्नल एंट्री बेस्ड है, पूरी की पूरी तरह वो जर्नल एंट्री पे ही डिपेंडेंट है, बट सिंपल है। मैंने आपको कहा था कुछ फिक्स एंट्रीज हैं, फिक्स ट्रांसफर्स हैं, मतलब बोलते हैं ना पोस्टिंग्स टाइप में, या फिक्स जर्नल एंट्रीज है, वो आपको याद रखना है, वही जर्नल एंट्री हर जगह पे लिखना है, फिक्स है वो चीज़ें। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, जैसे किसी ने उधारी पे सामान बेचा, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि उधारी पे सामान बेचे तो ये एंट्री आएगी, वो पर्सन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट अकाउंटिंग वहीं पे कहता है कि बिना कोई सबूत के आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। वो डॉक्यूमेंट्स वाला जो चैप्टर था, जहाँ पे आपको कैश मेमो था, फिर पे इन स्लिप वगैरह था, कैंसल चेक, क्रॉस चेक, वो सब थे ना आपको। तो बुक कीपिंग वहीं पे कहता है कि बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई सबूत के आप कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना। अब उधारी पे दिया है, उसका क्या सबूत है? तो जो सेलर है वो बायर से एक लेटर पे लिखवा के लेगा कि तुमने आज के दिन मुझसे इतने का पैसा का सामान उधारी पे लेके गए हो, और आज से 2 महीना या 3 महीना जो भी टाइम लिमिट है, आपने वादा किया है कि आप मुझे पैसे दे दोगे। उस पे सेलर और बायर दोनों एक्सेप्ट करके साइन करेंगे। नाउ दिस लेटर इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसकी पूरी ट्रांजैक्शन आपको सीखनी है। ये लेटर कैसे बनता है, ओके ये लेटर कैसे बनता है, कैसे इसे अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो कैसे होगा, अगर बायर ने पैसे ही नहीं दिए तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली लीगल केस होगा। तो लीगल केसेस कैसे होते हैं, उसका चार्जेस जो है वो सब आपको सीखने मिलेगा। क्लियर? देन वी गॉट इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स को लेके क्या है, जैसे अभी कोई कंपनी शेयर्स बेचती है, पहली बार अपना मार्केट में अपना शेयर्स बेचेगी, जिसको हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर। तो क्या रेट में वो पब्लिक को शेयर्स दे रही है, उसकी कैलकुलेशन क्या, मतलब सपोज कर उन्होंने 1 लाख शेयर्स बेचे, तो उनसे कितना पैसा मांगा बदले में। पूरा पैसा एक साथ कंपनी कभी भी नहीं मांगती, हमेशा कैसे मांगती, इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में मांगा, लोगों ने पैसे भर दिए। अब इसमें से कुछ लोग होते हैं जो पैसे भरते ही नहीं हैं, तो कंपनी क्या करती है, उनके शेयर्स कैंसिल कर देती है। तो कैंसिलेशन वाली एंट्री आएगी। फिर वो कैंसिल किया गया, पैसा गया किधर, उसको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। यही सब आपको जर्नल एंट्रीज़ के तौर पे सीखना है। अगेन ये चैप्टर पूरा जर्नल एंट्रीज़ पे।
जनरल एंट्री वाले कितने चैप्टर हो गए? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा इश्यू ऑफ शेयर्स, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ऑप्शनल टॉपिक है बट सिंपल एंड ईजी है, ठीक है। एंड द लास्ट इज कंप्यूटर अकाउंटिंग। इतना ज़्यादा इसमें से कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है, एंड अगेन ऑप्शनल है, आप उसको साइड में रख सकते हो। कंप्यूटर अकाउंटिंग इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपको इस चैप्टर में, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में, ठीक है। देन लगेगा फाइनल अकाउंट में, एंड देन लगेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम मिलेगा, हाँ है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न, सेकेंड चैप्टर, ठीक है। अब एडमिशन में इतना टाइम क्यों लगेगा? बिकॉज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में जो चीज़ें आप सीखोगे वो आगे कंटिन्यू होगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एंड डेथ ऑफ पार्टनर में। यहाँ पे जो चीज़ें सीखोगे उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है वो। अकाउंटिंग सेम होगी, सेम अकाउंट्स बनेंगे, सेम ट्रांसफर्स होंगे, सिर्फ एक एक लाइन का डिफरेंस होगा। क्लियर है? सो स्टार्टिंग विद दिस पार्ट, सॉरी नहीं, रियली इजी है, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर से चालू करेंगे हम। इट्स अप टू यू। ये गेस डायरेक्टली आपका थर्ड चैप्टर चालू है, या तीसरा, ये पहला दूसरा मैं इन तीन को खत्म करने बाद दूंगा। पहले ये देख लें। चले आगे, एक बुक ले लो, ऊपर चैप्टर का नाम लिख लो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये लिख लो। पहले हेडिंग ये लिखोगे और मेन चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं। मिलके मतलब ऑब्वियस है, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द कैपिटल, तभी तो ओनर कहलाएंगे जब वो कैपिटल देंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखा हो गया एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप फर्म, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म, बट इसमें भी थोड़ा सा डिवीजन है। द ओनर्स आर कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे, जिस नाम से चला रहे, उसको कहते हैं फर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप दो या दो से ज़्यादा लोग दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका जो रिलेशन है दैट इज फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप। उनका जो ग्रुप है दैट इज ग्रुप कह रहे हो, गैंग कह रहे हो, अपना जो भी है, ये हम कहेंगे फर्म है। तो वैसे पार्टनर, पार्टनरशिप, फर्म। क्लियर है? नाउ पार्टनरशिप क्या होता है? बेसिकली पार्टनरशिप इज एन रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन या बिटवीन पार्टनर्स, पर्सन्स who have agreed upon known as partnership deed. Now partnership क्या है? It's a result of an agreement. अगर मैं आपको कहता हूँ कि चलो मेरे साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहेगा, मैंने ऑफर दिया आपको, ना, इट्स अप टू यू, इधर यू एक्सेप्ट द ऑफर और रिजेक्ट द ऑफर। अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो दैट मीन्स यू हैव एग्रीड अपॉन, आपने उस चीज़ को मंजूर किया, वो एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट कैन बी ओरल, स्पोकन और रिटर्न, बट द गुड पार्ट इज दैट वी शुड ऑलवेज हैव एन रिटर्न एग्रीमेंट। क्यों? फ्यूचर में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ झगड़े होते हैं, तो रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियर करने के लिए। तो रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्बल, बट sorry, I'm not bothered about it. Clear? So mean to say that obvious है, partnership is a result of agreement, और इस एग्रीमेंट के कारण जो बिजनेस चल रहा है उसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। जो एग्रीमेंट है उसको हम अलग नाम देते हैं, यहाँ पे अलग नाम नहीं बोल सकता, लीगल टर्म्स में अगर कहूँ इट इज नोन एज डीड। डीड मतलब एग्रीमेंट, तो उसमें यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होता ना, राइट। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है पार्टनरशिप के लिए। पहला,
रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अगर बाहर हो तो एक बार पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट इंडिया विद इन महाराष्ट्र हो तो आपको पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट वुड बी इट इज गवर्न एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया गया पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट इज सच एज जैसे कंपनीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके पहले 1956 था, राइट? तो वैसे यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट है 1932। मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए? 2। एक अकेला व्यक्ति तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 एज पर द न्यू रूल। पहले रूल था 20 का, अभी कितना कर दिया गया उसको? 50 कर दिया गया। ठीक है? ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स एंड जॉइंट मैनेजर। अब इस लाइन का मतलब है ऑब्वियस है पार्टनरशिप में हो तो कोई अकेला मालिक नहीं है। भले अगर 2 पार्टनर हैं उसमें से 80% एक ने दिया है कैपिटल और दूसरे ने 20% दिया है, नो डाउट कि इनके होल्डिंग्स है 80% एंड 20% के, बट स्टिल दे आर द जॉइंट ओनर्स। कोई अकेला व्यक्ति कोई डिसीजन नहीं ले सकता। दे आर द जॉइंट ओनर्स एंड जॉइंट मैनेजर्स, वो मिल के मैनेज करेंगे बिजनेस को। क्लियर है इतना? पहले आप इतना लिख लो फिर। सॉरी, नहीं आपको लिखना है। The last point, partners share profit and losses in the agreed ratio as stated in partnership deed, which means पार्टनर्स जो है अपने प्रॉफिट या लॉसेस जो भी होंगे पार्टनरशिप डीड में यानी एग्रीमेंट में जो रेशियो लिखा है उसी के मुताबिक बांटेंगे। ना मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भले उन्होंने कैपिटल इक्वली दिया है बट बोलेंगे कि प्रॉफिट का 30% मैं लूँगा, 70% तुम लेना। तो जो भी रेशियो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जो एग्रीमेंट में लिखा है उसी रेशियो में बांटेंगे। क्लियर है? लग रहा था और एक पॉइंट रहेगा अगर इसमें। नाउ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या? वाई इट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन? अभी हम लोगों ने सिर्फ पार्टनरशिप पढ़ा, नाउ रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? अब सिंपल सा चीज़ है, मान लो कि अगर 2 पर्सन के बीच में एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है ए एंड बी के बीच में, जैसे एग्जांपल कि मिस्टर ए और मिस्टर बी मिल के एक बिजनेस चला रहे विच इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है? देन इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग, भाई इसको जगह दे दे थोड़ा, थैंक यू। सो ए और बी ने सोचा क्यों ना अपने एक फ्रेंड मिस्टर सी को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर ले, उससे भी पार्टनरशिप में ले ले। राइट है? नाउ पुराना पार्टनरशिप किसके बीच में था? ए और बी के बीच में। अब कौन आया इंट्रोड्यूस, कौन हुआ? एक नया पार्टनर आ गया। सो डोंट यू थिंक दैट कि एग्रीमेंट फिर से चेंज होना चाहिए? नाउ बिकॉज द न्यू पार्टनरशिप इज बिटवीन ए बी एंड सी, नया पार्टनरशिप फॉर्म है तो नया एग्रीमेंट बनेगा। सो वेन एवर देर इज अ चांसेस और इवेंट विच कंसिडर्स अ न्यू एग्रीमेंट, जब ऐसा लगता है कि भाई नया एग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा, तो उसी को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। नाउ फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर 3 जन मिलके बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, और उसमें से एक व्यक्ति बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू लीव द बिजनेस, तो ऑब्वियस है वो निकल रहा है बिजनेस में से निकल रहा है वो। तो पहले पार्टनरशिप किसके बीच में था? 3 जन के बीच में। अब किसके बीच में होगा? सिर्फ। तो एग्रीमेंट फिर से चेंज होगा।
दैट इज अगेन एग्रीमेंट चेंज हुआ तो क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन. तो चेंज ऑफ एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर है? हाँ आएगा, बीके आएगा, इसमें टेंशन मत लो. द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्राइमरली इन्वॉल्व्स चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप. तो जहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप चेंज हुआ, पहले ए और बी के बीच में था, अब सी नया आ गया, तो ए बी और सी के बीच में पार्टनरशिप हो गया. रिटायरमेंट की अगर बात करें तो ए बी एंड सी के पार्टनरशिप में था, अब सी निकल गया तो ए और बी के बीच में पार्टनरशिप हो गया. तो कहीं ना कहीं यस आपका पार्टनरशिप का जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन. There is a change in agreement among partners due to change in the share in profit and losses of the partners in the firm. तो नया एग्रीमेंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा. पहले दो के बीच में था, अब नया व्यक्ति आ रहा है तो उसको भी प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा. तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट जो दो के बीच में शेयर होता था वो अब कम हो जाएगा क्योंकि नए वाले को देना है. उसी तरह अगर 3 जन के बीच में पार्टनरशिप है और एक व्यक्ति छोड़ के जा रहा है तो उसका जो छोड़ा हुआ हिस्सा है प्रॉफिट, ये तो 2 का प्रॉफिट है ना, मतलब 2 को एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट. 3 जन हैं, अगर उसमें से सिर्फ 2 जन बचते हैं तो तीसरे का जो हिस्सा है वो बिजनेस में रह गया, तो ये 2 आपस में बांट लेंगे. यहाँ पे इनका प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, इंक्रीज होता है. किसमें, रिटायरमेंट में. लेकिन एडमिशन में क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज हो जाता है. क्लियर? पहले 2 पार्टनर रहेंगे, हाँ बाद में एक एडमिशन होगा 3 होगा. हाँ. बस ये नया एग्रीमेंट बना, पहले 2 का था. हाँ अभी तीसरा छोड़ दिया तो पहले वाला जो एग्रीमेंट था वो नहीं, फिर से आप नया बनाओगे एग्रीमेंट, बिकॉज पार्टनरशिप का जो डेट्स है वो तो चेंज होगा ना आपका. क्लियर? रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक्स इन डिफरेंट वेज. जो अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा था कि पहले 2 थे फिर 3 हुए, या कहीं पे 3 थे फिर 2 हुए. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरीके से होता है. तो पहला इज लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर्स. ठीक है, ठीक है. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या फिर इस ब्रेकअप हुआ ना एक तरफ से, या फिर तेरे लिए या फिर डेथ ऑफ पार्टनर. दैट इज पार्टनरशिप में क्या हुआ, किसी का डेथ हो गया. दे आर द 3 फैक्टर्स जहां पे पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स चेंजेस होते हैं. क्लियर? फोटो नहीं बनाना है आपको, सिर्फ बाकी को कॉपी कर लेना है. प्लीज डू नॉट ड्रॉ. अच्छा हाँ याद है. नाउ कमिंग टू एडमिशन ऑफ पार्टनर्स. अब ये जो टॉपिक है उस पर आए. पहले हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप क्या होता है. सेकेंड हमने पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं इसे, यानी अलग एग्रीमेंट क्यों बन रहा है, उसके रीजंस हमने फाइंड किए. नाउ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्या है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, राइट है, ये दोनों मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं. अब ये कहते हैं कि ए कहता है कि वी नीड टू एक्सपैंड आवर बिजनेस, हमको अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, राइट है, एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है. दैट सपोज अगर वो लोकल लेवल पे है तो उनको स्टेट लेवल पे आना है या नेशनल लेवल पे आना है, व्हाटएवर, उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, बी कहता है यार दैट्स अ ग्रेट आइडिया, बट इसके लिए हमको क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैपिटल चाहिए. तो वाई डोंट वी इंट्रोड्यूस आवर फ्रेंड सी. आइडिया किसका था, बी का. अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना कि जब भी किसी भी नए पार्टनर को अगर बिजनेस में लेना है या एग्जिस्टिंग पार्टनर को बिजनेस से जाना है, कंसेंट ऑफ एवरी पार्टनर इज कंपल्सरी. हर पार्टनर का मंजूरी होना जरूरी है. अगर यहीं पे बी जो प्रपोजल लेके आया कि सी को इंट्रोड्यूस करते बिजनेस में और ए बोल देता नहीं, सी को नहीं लेके आ सकते बिजनेस में, तो बी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है. क्लियर है, गेटिंग? बट यस यहाँ पे क्या हो रहा है, ए मान जाता है उस चीज को. नाउ देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन 3 पीपल. पहले किसके बीच में था, ए एंड बी के बीच में. अभी किसके बीच में हो गया, ए बी एंड सी के बीच में हो गया, राइट है ना. ओके,
तो दैट इज व्हाट एडमिशन इज, कि एक नया पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। तो यहां पे बोला गया अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो मैंने आपको अभी कहा, अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड, हॉस्पिटल में नहीं, बिजनेस में, ठीक है। अब पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट, यानी एग्रीमेंट, ये रिटर्न वाला एग्रीमेंट नहीं है, ये एग्रीमेंट मतलब मंजूरी देना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है, ऑफ ऑल अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर, भले वो कितने भी पार्टनर हो। अब मान लो जैसे हमने पढ़ा मैक्सिमम 50 है, 50 पार्टनर में से एक पार्टनर कहता है कि मुझे बिजनेस छोड़ना है, बट एट द सेम पॉइंट अदर 49 पार्टनर्स शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट हिज विलिंगनेस, कि उसको बिजनेस से बाहर जाना है। अगर बाकी 49 ने कह दिया कि ठीक है चलेगा, तो वो 50वां पार्टनर या जो भी है वो व्यक्ति बाहर जा सकता है, बिजनेस छोड़ सकता है। अगर उनमें एक ने भी बोला कि तुसी ना जाओ, तो ये चाह के भी नहीं जा सकता। क्लियर? ओके, नहीं पूछा वो। तो डाउट था उसको, मेरे को बोल रहा था A new partner may be admitted for securing additional capital और managerial skill। तो नया पार्टनर को हम बिजनेस में क्यों लेते हैं, रीज़न क्या है? तो सिंपल पहला रीज़न इज कैपिटल, हमको और पैसे की ज़रूरत है अगर हम बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, या फिर दो जन से बिजनेस कंट्रोल नहीं हो रहा है या मैनेज नहीं हो रहा है, मैनेजरियल स्किल्स के लिए, कि भाई वो बंदा अच्छे से मैनेज करेगा और अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। तीनों जन या साथ में जितने भी जन हैं मिलके मैनेज करेंगे बिजनेस को। विद द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, बरोबर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ पे एक नया एग्रीमेंट बना फिर से, राइट, एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज प्रिपेयर्ड बिटवीन द ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स कहने का मतलब है यहाँ पे नए पार्टनर के साथ अब एक नया एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। फ्यू चेंजेस आर टू बी मेड इन अकाउंटिंग एज वेल, द बुक ऑफ अकाउंट्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। ना कि सिर्फ एग्रीमेंट चेंज होगा बल्कि अकाउंटिंग भी थोड़ा सा चेंजेस होगा। आपके जो एसेट्स हैं उनके वैल्यूएशन फिर से निकाले जाएंगे, फिर से जो आपके कुछ एसेट्स हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा, कुछ ना कुछ तो अकाउंटिंग चेंजेस भी होना है। क्लियर है? वो तय है कि वो अकाउंटिंग चेंजेस होंगे। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेट्स चेंज आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ऑब्वियसली ये भी चेंज होगा, जैसे ही नया पार्टनर आएगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। क्लियर है? आप इतना पहले लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। Now the most important thing in this is ratios। जब हम बात कर रहे थे कि अगर ओल्ड पार्टनर्स है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। बट कितना चेंज होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द फॉर्मूला फॉर दिस। एक फॉर्मूला आपको अकाउंटिंग में यूज़ करना है, राइट है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। लिसन केयरफुली। अब ये जो मैं सिखाने जा रहा हूँ दैट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर्स, ये आपको हर सम में करना है बाय डिफॉल्ट। वो बोलेंगे नहीं कि आपको ये चीज़ फाइंड करना है, दे नेवर से यू कि फाइंड न्यू रेशियोज, बट वी नीड टू डू इट बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे आपको रेशियोज में क्या क्या है पहले वो सीखना है। देयर आर डिफरेंट रेशियोज, बट एक रेशियो दूसरे रेशियो से लिंक्ड है। ओके, केयरफुली सी। द एग्रीड प्रपोर्शन इन विच द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द बिजनेस कॉल्ड एज रेशियो। किस मात्रा में वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज रेशियो। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग रेशियो, जैसे ओल्ड रेशियो। नाउ व्हाट इज ओल्ड रेशियो? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, जो पुराने पार्टनर्स थे उनके बीच में जो रेशियो था, इट माइट बी एनीथिंग, इट माइट बी एनीथिंग, इट माइट बी 2:1, यानी अगर 3 रुपया प्रॉफिट होता है तो 2 रुपया ए रखेगा और 1 रुपया बी को देगा। इट माइट बी इक्वल एज वेल बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। सो वॉट एवर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज existing among the old partner is called as old ratio. The proportion in which the profit and losses are shared among the
ओल्ड पार्टनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज ओल्ड रेशियो। इसके और इस डेफिनेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे पार्टनर्स और यहाँ पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स है, दैट्स इट। ठीक है, तो मान लो कि ए और बी है, ओके, जैसा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, वॉट एवर द प्रॉफिट इज बिटवीन देम दे शेयर इक्वली। इक्वली मतलब क्या होता है? 1:1। If there is a profit of 2 rupees, they will divide it equally. 1 rupee इसको, 1 rupee इसको, ओके। तो ए और बी है जो, ओके, जो भी इनका प्रॉफिट होगा वो कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? इक्वली। ठीक है, तो 4 हिस्सा इसको गया, 4 हिस्सा इसको गया, तो रेशियो क्या है? 1:1 अगेन, इक्वल जा रहे हो दोनों को, 4:4, यानी 4 हिस्सा इसको, 4 हिस्सा इसको, ओके। ओके, डू वन थिंग, डोंट ड्रॉ दिस अगेन, सिर्फ इतना लिख लो। हाँ, उसके नीचे कंटिन्यू कर लो, जो आप पेज पे हो उसी पेज में कंटिन्यू करते जाओ। अभी अच्छे हो गए। लास्ट है, लास्ट में बस हो गया लास्ट। ये कम दिख रहा है ना, वहां से देख लीजिए। ओके, नाउ सो एनी रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर इज कॉल्ड एज ओल्ड रेशियो, बरोबर है? ओके, नाउ न्यू रेशियो क्या होता है? द रेशियो बिटवीन the proportion of in which the profit and losses are shared among the all partners. अगेन ऑल पार्टनर्स, यहाँ पे वर्ड क्या होगा? इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, यानी ए, बी और सी के बीच में अब जो नया रेशियो बनेगा प्रॉफिट शेयरिंग का, दैट इज कॉल्ड एज न्यू रेशियो। ठीक है, अब मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या पढ़ा कि ए और बी इक्वली शेयर कर रहे थे प्रॉफिट लॉसेस, मतलब उनका रेशियो क्या था? 1:1। ये ना हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या है बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स, ये हमेशा दिया जाएगा। बट इफ इन केस, बहुत रेयर चांसेस है कि कभी कभी ना बोले वो, ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराने पार्टनर्स का नहीं बोला गया, अगर कुछ भी नहीं बोला गया अगर, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि बाय डिफॉल्ट उसे इक्वली ही कंसिडर करना है। इसीलिए पार्टनरशिप डीड में या तो रेशियो मेंशन किया जाता है, अगर नहीं मेंशन किया गया तो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार क्या होता है? वो इक्वली होगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, नहीं दिया तो हम क्या लेंगे? उसे इक्वली लेंगे। अब मान लो दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप बाय देयर म्यूचुअल कंसल्टेशन, यानी आपसी समझौते से इन्होंने सी को बिजनेस में एडमिट किया, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था इट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। सो देयर आर 3 पार्टनर्स इनटू पार्टनरशिप नाउ। अभी कितने टोटल पार्टनर्स हो गए? 3। ध्यान से देखना, अभी द प्रॉफिट एंड लॉसेस विल नाउ बी डिवाइडेड इनटू ऑल द 3 पार्टनर्स रेस्पेक्टिवली इन द एग्रीड रेशियो, यानी प्रपोर्शन। तो अभी जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे फ्यूचर में वो किस में बटेगा? तीनों में बटेगा, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी देखा था कि एक पिज्जा था, यानी ये जो पिज्जा था इसका इक्वली बट रहा था, राइट? बट अभी क्या होगा? तीनों में बटेगा, बरोबर है ना? तो पहले 2 में बट रहा था, अभी क्या होगा? तीनों में उसका हिस्सा होगा। क्लियर? तो इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज न्यू रेशियो इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, भी आगे हम सम्स करेंगे अभी इसके बेस पे। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस रेशियो। अब यहाँ पे एक नया रेशियो आ रहा है, क्या आ रहा है? तो बी रेडी फॉर इट। ठीक है, बैलेंस रेशियो सीख लोगे तो आप न्यू रेशियो आराम से निकाल पाओगे। तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आपको सिखाता हूँ आगे। ओके, नाउ ये आपने पढ़ा न्यू रेशियो क्या होता है। न्यू रेशियो इज नथिंग बट द प्रपोर्शन इन विच द न्यू पार्टनर शेयर्स है प्रॉफिट एंड लॉसेस। नए पार्टनर जिस रेशियो में, जिस मात्रा में अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे
उसी को हम कहते हैं न्यू रेशियो। देन व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस रेशियो? बैलेंस रेशियो क्या होता है? ये एक नया कंसेप्ट है। ओल्ड रेशियो हमको समझ गया कि वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, न्यू रेशियो हमको फाइंड करना पड़ेगा फॉर्मूला डाल के, और हमको ये भी समझ में आ गया कि न्यू रेशियो किसको कहते हैं। ना आपको ये सीखना है कि बैलेंस रेशियो किसे कहते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैलेंस रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, और उसी के बेस पे आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। अनटिल एंड अनलेस जब तक आप बैलेंस रेशियो नहीं निकालोगे आप न्यू रेशियो नहीं निकाल पाओगे। मैंने कहा था ऑलरेडी कि इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ना बैलेंस रेशियो किसको कहते हैं? द शेयर ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेइंग टू द न्यू पार्टनर हिज और हर शेयर इज नोन एज बैलेंस रेशियो। मान लो कि अगर बिजनेस में 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसमें से जो नया पार्टनर आया है उसको हमने उसका हिस्सा 2 रुपया दे दिया। 10 रुपये में से 2 रुपया उसको इसका हिस्सा दिया नया रेशियो के हिसाब से। अब जो बचा हुआ हिस्सा है कितना? 8 रुपया, राइट है? दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस रेशियो। पूरे पिज्जा में से एक हिस्सा नए पार्टनर को दे दिया। अब बचा जो है, अब भूख लगी यार, इससे क्या कर सकता हूँ। अब जो बचा है उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस रेशियो। नाउ दैट इज अ फॉर्मूला फॉर इट। फॉर्मूला क्या है? बैलेंस रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर गिवन टू न्यू पार्टनर। अब ये 1 क्या है? 1 इज बाय डिफॉल्ट कॉल्ड एज प्रॉफिट। अगर आपको 1 रुपया भी प्रॉफिट होता है तो उसमें से नए पार्टनर को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा गया है 1 माइनस शेयर गिवन टू न्यू पार्टनर। 1 रुपये में से जो नए पार्टनर का हिस्सा निकाल दो, अब जो बचा है वो है बैलेंस रेशियो। क्लियर? इतना ही लिख लो इससे पहले। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी आते हैं ना सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है विच आर नॉट रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन। उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। लेबर के वेजेस हो गए, फैक्ट्री का लाइटनिंग हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब जो बचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जैसे सैलरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया, पैकेजिंग एक्सपेंस हो गया, ये सब आ गया तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस का स्टेशनरी वगैरह हो गया उससे। ओके, नाउ बैलेंस रेशियो का फॉर्मूला सीखा, राइट? नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट। अगर मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप और आपके बहुत अच्छे दोस्त मिलके 2 जन, आप लोग एक मॉल में जाते हो, और मॉल में प्रॉब्लम क्या है ना, जो फूड कोर्ट होता है वो ओपन स्पेस में होता है। काउंटर्स होते हैं, आउटलेट होते हैं, आपको जो मन चाहिए आप जहाँ से जाके लेके उस ओपन कॉमन फूड कोर्ट एरिया में बैठना पड़ता है। अब फूड कोर्ट एरिया, अब एक होटल में जाएंगे या डोमिनोज के आउटलेट में गए तो अंदर बैठे हो, वहाँ से बाहर से कोई ऐसा रास्ते पे चलता हुआ आके नहीं दिखेगा कौन कौन बैठा है। बट फूड कोर्ट में कोई कभी भी मुंह आके आ जाता है, और उसमें से आपका एक दोस्त ऐसा होता है जो बहुत समझ जाओ, हर दोस्त ज़रूरी होता है। तो वो दोस्त ऐसे ही फूड कोर्ट से जा रहा था, उतने में आपके ऊपर उसकी नज़र पड़ी मेरे पास। तो आप और आपके दोस्त ने बिल के एक पिज़्ज़ा मंगाया था जिसके अंदर 8 पीसेस हो रहे थे, 4 पीस तेरा, 4 पीस मेरा। उतने में वो भुक्कड़ दोस्त आके बेशर्मी से आपके बाजू में चेयर खींच के, तो अपने पे क्यों ले रहा है? बेशर्मी से आपके बाजू में चेयर लेके बैठ जाता है, आपने उसको इनवाइट नहीं किया, और आपको पूछते हैं और भाई कैसा है? वो देख रहा है आपको नहीं है, देख रहा पिज़्ज़ा पे, और भाई कैसा है? बाकी सब चाहिए। मतलब क्या है? अगर हमने खा लिया, कॉन्टैक्ट डॉक्टर, फूड पॉइजन होने के चांसेस है, जुलाब होने के चांसेस है, राइट? तो क्या करना पड़ता है? अब वो देख रहा है पिज़्ज़ा को, बात कर रहा है आपसे, और आप उसके बातों को सुन नहीं रहे हो, आप नज़रों में अपने दोस्त से बात कर रहे हो। क्या करेंगे यार? देना पड़ेगा। एक काम कर, एक हिस्सा तू दे, एक हिस्सा मैं देता हूँ।
राइट है। तो क्या करना पड़ा आपको, आपको अपने हिस्से में से सैक्रिफाइस करना पड़ा। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करते हो तो क्या उसको मिलेगा पिज्जा हिस्सा, पिज्जा में उसको हिस्सा मिलेगा क्या? तो अल्टीमेटली दैट इज अ वन मोर रेशियो कॉल्ड एज सैक्रिफाइस रेशियो, कि अगर ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे तो ही न्यू पार्टनर को उसका हिस्सा मिलेगा, अगर ये सैक्रिफाइस ही नहीं करेंगे तो उसको हिस्सा कैसे मिलेगा? राइट। आप एग्जांपल बताए उसका मतलब ये होगा ना? हाँ यही है। कुछ और बता नहीं सकते एग्जांपल में इसका? नहीं मेरे को वो अच्छा लगता है। हाँ बट फ्री में मिले तो बात अच्छी है। A new partner is admitted. His or her share of profit is taken from the share of old partner. नए पार्टनर को जो भी हिस्सा मिल रहा है वो पुराने पार्टनर से लेके ही दे रहे हो ना। तो the proportion in which the old partners sacrifice their profit while admitting a new partner is called sacrifice ratio. तो जिस रेशियो में पुराने पार्टनर्स ने अपना सेक्रीफाइस किया उसको ही कहते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। इसका फॉर्मूला है, ये लाइन क्या मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? ये लाइन मैं एक पेंडिंग रख रहा हूँ, ये जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लाइन आप लिखोगे बट इसका मतलब मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर के कैरी फॉरवर्ड करूँगा। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला डालना है यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या देखो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कुछ तो सस्पेंस रहने दे, तभी तो अगले लेक्चर में आओगे। ये बलता ही बचता है, छोड़ जान दे। चेंज करूँ? अब आपको सिर्फ एक काम करना है, इसको एक पेज पे लिख लेना बस, that's it। इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये लास्ट। सब फॉर्मूलाज एक जगह पे रख लेना। नहीं, क्योंकि बताता हूँ ये जो ऑर्डर है ना उसी ऑर्डर में चाहिए इसके लिए।